हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूँ, बहुत ही कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी और सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी चर्चित रही है। उत्तर प्रदेश का ज़िला मुरादाबाद का थाना लगता है बागबाड़ा और वहीं का एक गांव लगता है उमरी सब्जीपुर। जो लड़की होती है उसका नाम होता है काजल सैनी और लड़का जो होता है उसका नाम होता है अरमान। दोनों ही गांव में रहा करते थे, आसपास में ही दोनों के घर थे। तो जो अरमान था उसके घर में 5 भाई और 4 बहनें होती हैं, माता-पिता होते हैं। और जो काजल सैनी थी उसके घर में 3 भाई और 1 काजल थी, 4 बहन-भाई होते हैं, तीनों भाइयों की शादी हो जाती है और जो काजल सैनी होती है उसकी शादी होनी ही बाकी थी। घर में जो 2 भाई थे वो एक साथ रहा करते थे और जो 1 भाई था वो ससुराल में जाकर ही सेटल हो जाता है। सबकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि काजल सैनी जो होती है उसे गाँव के ही लोग जो हैं वो अरमान के साथ में घूमते-फिरते हुए देख लेते हैं। और घूमने-फिरने के बाद आकर उनके घर पर बताते हैं कि तुम्हारी लड़की उस अरमान के साथ में घूम रही थी। तो माता-पिता को बहुत ख़राब लगता है और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों के धर्म भी अलग-अलग थे, दोनों का समुदाय भी अलग था, दोनों का मज़हब भी अलग था। इसी बीच में काजल को भी समझाया जाता है और अरमान को भी काफ़ी समझाया जाता है। गाँव में पंचायत बिठाई जाती है और जब पंचायत बिठाई जाती है तो पंचायत में गाँव के लोग आते हैं और वो दोनों ही परिवार के बच्चों को और माता-पिता को समझाते हैं कि अब तो ऐसा हो चुका है, लेकिन आगे से ऐसा ना हो, हमें ऐसा कुछ देखने के लिए ना मिल जाए। तो दोनों ही परिवार वाले अपने-अपने घर पंचायत का फैसला सुनकर चले जाते हैं। इसी बीच जो अरमान होता है, वो ये कहता है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है और मैं जाकर सऊदी अरब में ही रहूँगा। वो सऊदी अरब में चला जाता है और सऊदी अरब में जाने के बाद में वो वहाँ पर काम करता है और काफ़ी पैसा भी वहाँ से इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद में ये जो घटना थी लगभग 4 साल पहले की थी, जब अरमान को और इन दोनों की पंचायत हुई थी काजल सैनी की। इसी के बीच सितंबर 2025 को अरमान सऊदी अरब से वापस आता है। कई सालों के बाद जब वो वापस आता है, तो लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अरमान की और काजल सैनी दोनों आपस में बातें करते थे और वो सऊदी अरब में रह के भी काजल सैनी से ही बात करता था। आकर अपने माता-पिता से कहता है कि अब मुझे दोबारा सऊदी अरब नहीं जाना है और मैं यहीं पर रहकर अपना काम करूँगा। और मुरादाबाद में वो अपना टाइल वगैरह का बिज़नेस अरमान डाल लेता है। और डालने के बाद में 19 जनवरी 2025 को वो कहता है 18 जनवरी 2025 को शाम को खाना खाता है और कहता है माँ से कि मैं अभी अपने एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। ऐसा कई बार होता था कि अरमान जब बाहर निकलता था, तो वो अपने दोस्तों के पास जाकर वहीं पर खाना-पीना खाकर सो जाता था। लेकिन इस दिन वो खाना खाकर घर से बाहर निकलता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ और वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। इसी बीच जो अरमान होता है वो किसी दोस्त से मिलने के लिए नहीं जाता। वो बराबर में ही जो मतलब मकान था काजल सैनी का और रात का समय हो रहा था लगभग 9:30 के आसपास वो काजल सैनी की छत से उसके कमरे में नीचे कूद जाता है और दोनों वहाँ पर एक ही बेड पर बातें कर रहे थे। जो भी वो कर रहे थे, तो उसमें फिर उनकी भाभी को हल्का-सा भनक पड़ती है कि शायद काजल के कमरे में कोई है। बाहर से वो कुंडी बंद करते हैं और ताला लगा देते हैं। और इसी बीच जो उसका भाई था, एक का नाम था रिंकू और एक का नाम था राजाराम और तीसरे भाई का नाम था सतीश। जो राजाराम और सतीश थे, वो दोनों एक ही घर में रहते थे, दोनों की शादी हो चुकी थी और जो उनके पिता थे गणपत, वो कुछ साल पहले एक मर्डर में फँस गए थे। तो वो जब लौटकर आए थे 4-5 साल की जेल काटने के बाद, तो उन्होंने गाँव के बाहर ही अपना एक घर छोटा-सा बना लिया था और पिता वहीं पर रहते थे। क्योंकि पिता के जाने के बाद जो बहन थी उसकी देखभाल भाइयों ने ही की थी, तो वो भैया और भाभी के साथ ही काजल रहती थी। जो रिंकू था, वो लगभग 14-15 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में ही उसने अपना काम अपना सेट कर लिया था और वो वहीं पर रहता था। दोनों भाई फिर उसके बाद में फ़ोन पर रिंकू को बताते हैं कि आज घर में
काजल के साथ में कोई है और हम उसे आज ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वहाँ से वो भी आता है और जहाँ पर उनका घेर था वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करता है। उसके बाद में वो घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। खोलने के बाद में अरमान को बहुत बुरी तरह से वो मारते हैं और मारते-मारते उसको बिल्कुल खून-खान करते हैं। इस पर जो काजल सैनी होती है वो अपने भाइयों का विरोध करती है और कहती है कि इसकी कोई भी गलती नहीं है, जो भी गलती है वो मेरी ही है। तीनों भाई ताबड़तोड़ लाठियों डंडों से बरसा रहे थे, लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्हें लग रहा था कि आज शायद सतीश ने और राजा राम ने पी ली है और दोनों भाइयों में काफ़ी टकराव हो रही है। तो मोहल्ले वालों भी उनके बीच में नहीं आते थे, क्योंकि जब दोनों भाई लड़ते थे तो दोनों भाई रहते भी एक ही साथ थे। तो कोई भी नहीं आता है और देखिए जो अरमान का घर था उसके बीच में सिर्फ़ एक दीवार होती है और घर वालों को भी ये पता नहीं था कि उनके बेटे के साथ में ऐसा हो रहा है। लाठी डंडों की मारपीट के बाद वो अपनी बहन को भी उसी तरह मारते हैं और अरमान को भी, और दोनों को मारते-मारते जान से मार देते हैं। जान से मारने के बाद में फिर वो जो गाड़ी लेकर आया था रिंकू, उस गाड़ी में दोनों की डेड बॉडी को डालकर लेकर चले जाते हैं और ले जाने के बाद में अ, उसके बाद जो उनके गाँव के ही बाहर एक नहर बह रही थी और नहर के पास वो दो तीनों भाई 3 कसले लेकर जाते हैं और 3 फावड़ों से वो खोदते हैं और खोदने के बाद दोनों की लाश को वहीं पर दफन कर देते हैं। करने के बाद में जो अरमान के पिता थे वो 2 दिन तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन तीसरे दिन वो अपने बेटों से कहते हैं कि अरमान का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जो वो तीनों भाई थे और जो रिंकू था वो तो चला ही जाता है अपने घर और राजा राम चिनाई मिस्त्री का काम करता था, वो भी अपने काम पर निकल जाता है और जो छोटा वाला भाई था सतीश, वो भी अपने काम पर निकल जाता है। पिता गणपत राय को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है, माता-पिता को। और फिर लेकिन सब ये कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो गायब है ही, लेकिन हमें इनकी बेटी भी नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बेटा इनकी बेटी को भी भगाकर ले गया हो। लेकिन जब 2 से 3 दिन गुज़र जाते हैं तो जो उसके पिता होते हैं अरमान के, वो जाकर कहते हैं कि एक बार पुलिस वालों के पास एफआईआर दर्ज कराते हैं और वो कहते हैं कि एक बार जाकर तुम बात तो करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चा किसी अनहोनी का शिकार हो गया हो। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि जाइए, तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम किया है तो हमें नहीं पता, तुम खुद जाकर ढूँढो। पुलिस भी इस तरह से कोई उन्हें सैटिस्फाइड आंसर नहीं देती। उसके बाद में वो अपने बेटों को लेकर सीधा डीएसपी के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी तहरीर देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये मामला है जाति-पाति का है, तो मैं इसमें क्या करूं? थानेदार को फ़ोन करते हैं। थानेदार से डीएसपी कहते हैं कि जो निष्पक्ष जांच हो वो तुम करो। उसके बाद दोनों भाइयों को उठा लिया जाता है। उठाने के बाद में जब बहुत सख्ती के साथ उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पूरा मामला बता देते हैं और वो कहते हैं कि वो जो था अरमान, देखिए हमारे घर में कूद कर आया था, हम कोई उसके घर में नहीं गए थे और घर में कूद कर आने के बाद ही हमें इस चीज़ को अंजाम देना पड़ा। वो अपना जुर्म कबूल लेते हैं और इसके बाद में जब गाँव से 2 किलोमीटर की दूरी पर जब वो नदी के पास जाते हैं और जेसीबी से उस गड्ढे को खुदवाया जाता है, तो दोनों की जो लाश होती है उसको वो निकलवाते हैं और निकलवाने के बाद लड़की को अंतिम संस्कार किया जाता है और लड़के को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। देखिए आज भी जाति-पाति के नाम पर कुछ गाँव में बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कुछ लोग, अभी भी काफ़ी जाति-पाति चल रही है। मैं एक कहानी को सुनाकर किसी को परेशान या दुखी करना नहीं चाहती हूँ। मेरा सिर्फ़ इतना ही उद्देश्य है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार।